बॉटनिकल नेम करेक्ट एंड रिजेक्टेड। बहुत सारे सवाल इस बॉटनिकल नेम से जुड़े हुए हमारे सामने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अगर हम टीचर हैं तो हमसे स्टूडेंट भी पूछ लिया करते हैं, जैसे सिनोनिम क्या होता है, रिजेक्टेड नेम क्या होते हैं, सही नाम किसको कहें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने आते हैं, एज ए स्टूडेंट आते हैं और एज ए टीचर भी आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बॉटनिकल नेम करेक्ट एंड रिजेक्टेड, यानी कि आज का टॉपिक हमारा है वानस्पतिक नाम सही और अस्वीकृत। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। इंटरेस्टिंग से टॉपिक को लेके जिसका नाम है बॉटनिकल नेम्स, और यहाँ पर बॉटनिकल नेम्स के मैं दो कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ मैंने दो कंसेप्ट को शामिल किया है। एक कंसेप्ट है कि कौन से बॉटनिकल नेम हैं वो सही हैं, यानी कि बॉटनिकल नेम सही कब होता है और कब बॉटनिकल नेम रिजेक्ट हो जाता है और वो सही नहीं होता। इट्स अबाउट मी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बॉटनिकल नेम वास्तव में क्या होता है, इसके पीछे पर्पज़ क्या है और क्या यूज हैं, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और एक सबसे इंटरेस्टिंग भी टॉपिक आएगा स्मॉलेस्ट बॉटनिकल नेम, यानी कि सबसे छोटा बॉटनिकल नेम। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा ICBN के रूल का, नेम ऑफ टैक्सा, जो सबसे पहला रूल आता है। फिर हम बात करेंगे इललेजिटिमेट नेम्स, यानी कि जो नाम लेजिटिमेट नहीं हैं, यानी कि ICBN के अकॉर्डिंग वो लीगल नहीं हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं, टोटोनिम्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, और कुछ कंजर्व्ड नेम की भी हम बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट रूल आता है इफ़ेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, और इस इफ़ेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आती है। और फिर हम देखेंगे रिजेक्शन ऑफ नेम। ऐसे कुछ कंटेंट इस वीडियो में है। तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम इज इसेंशियली ए फॉर्मल साइंटिफिक नेम असाइंड टू ए प्लांट, एल्गी और फंजाई लिविंग और एक्सटिंक्ट, यानी कि एक साइंटिफिक नेम है जो प्लांट जिंदा हैं उनके लिए भी है, और जो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि जो प्लांट इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए भी है। अब हम देखें कि जो बॉटनिकल नेम मोटे तौर पे दो प्रकार के होते हैं। एक नेम होता है जो बिल्कुल करेक्ट होता है, सही होता है, या फिर हम उसको एक्सेप्टेड नेम भी कहते हैं, और दूसरा होता है रिजेक्टेड नेम, यानी कि वो रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि वो रिजेक्ट होने से पहले तक तो सही था। अब हम जानते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ बॉटनिकल नेम का। और यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए कि एवरी रिकग्नाइज स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी कि जो भी इस अर्थ पे स्पीसीज है, एवरी रिकग्नाइज स्पीसीज ऑन अर्थ एटलीस्ट इन थ्योरी, यानी कि थ्योरेटिकली हम बात करें, इज गिवन ए 2 पार्ट साइंटिफिक नेम, यानी कि जो साइंटिफिक नेम इसके 2 पार्ट हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, और आप स्टूडेंट ने बहुत सारे सवाल पूछे और मैंने कोशिश की सबको जवाब देने की। तो दीज नेम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे अलाउ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट अनएम्बिगुअसली अबाउट एनिमल स्पीसीज एंड प्लांट स्पीसीज, यानी कि बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के एक कम्युनिकेशन का जरिया है पूरे वर्ल्ड के बीच में, यानी कि दुनिया के तमाम लोगों के बीच में एक ऐसा नाम जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये हमारा पर्पज़ है। द यूज ऑफ साइंटिफिक नेम्स एलिमिनेट्स कन्फ्यूजन। यूज इसका यही है सबसे बड़ा कि सारे कन्फ्यूजन को एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। बिटवीन नेशनैलिटीज़, यानी कि ये कंट्री की सीमाओं से बाहर है, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ये वर्ल्ड वाइड है। दैट मे हैव डिफरेंट कॉमन नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म बाय असाइनिंग दैम ए यूनिवर्सल नेम दैट एक्ट एज ए
कोड, यानी कि ये एक कोड की तरह काम करते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करते हैं ये। अब हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, क्यों हम साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एडॉप्ट किया। यहाँ पर वो बच्चे ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे टैक्सोनॉमी पे काम कर रहे हैं या टैक्सोनॉमिक एस्पेक्ट में वो रिसर्च कर रहे हैं, वो फोकस करिएगा। स्पेशल पेपर के बच्चों भी फोकस करिएगा, और जो बीएससी के बच्चे हैं वो इस अगले 2-3 मिनट की वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। This naming is essential for the classification and organization of organism, which makes the study of an organism easier and understandable. Easy बना देते हैं, easier, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ पे 5 एस्पेक्ट लिए हैं जो लिटरेचर में अवेलेबल हैं और जो मैंने मेरे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस से लिए, वो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है टू ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई। टू ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई यानी कि हम इस साइंटिफिक नेम से किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने जितने भी क्लासिफिकेशन आपने पढ़े हैं, चाहे लीनियस का हो, चाहे बेंथम हुकर का हो, थॉर्ने का हो, क्रॉनक्विस्ट का हो, तख्ताजन का हो, वो इसी चीज़ के एग्जाम्पल हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन बी इजीली कैटेगराइज्ड। दिस रियली हेल्प making it easier to understand the characteristic of a specific organism in an organized chart. नंबर 2, clarity and precision, यानी कि इस साइंटिफिक नेम के साथ एक क्लैरिटी होती है। These names are unique with each have only one scientific name, help avoid confusion created by common name। यानी कि हम लोग साइंटिफिक नेम की इम्पोर्टेंस होते हुए भी हम लोग कॉमन नेम को हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी में हम लोग जो बिहेव हमारा है, हम सब्जी से, जैसे एक फार्मर अपनी फसल में उगाता है और जो फसल के अंदर खरपतवार जो होती है, वीड जो होती है, वो हम कॉमन नेम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो इस कॉमन नेम के कन्फ्यूजन को भी वो हेल्प करता है। साइंटिफिक नेम्स अवॉइड एरर इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का तो हमारा पहला एजेंडा ही था। यूनिवर्सल रिकग्निशन, साइंटिफिक नेम्स आर स्टैंडर्डाइज एंड एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसमें कोई अपवाद नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है। स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये ज़िंदगी में भी है और वैसे भी है। तो स्टेबिलिटी, द नेम्स आर रिटेन्ड इवन इफ द स्पीसीज आर शिफ्टेड टू अनदर जेनेरा बेस्ड ऑन न्यू नॉलेज, यानी कि एक स्टेबिलिटी है। आप कितना भी रिसर्च कर रहे हैं बॉटनिकल नेम के साथ, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और लास्ट वन, इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, यानी कि स्पीसीज के बीच का क्या रिलेशन। बाइनोमियल टर्म्स हेल्प अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जेनेरा। आपने देखा होगा पत्ता गोभी और फूल गोभी, दे आर द वेराइटी, ठीक है। तो यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म विथ स्मॉल सिमिलर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो हमारा है क्लासिफिकेशन का, वहाँ पर इसका बहुत अधिक महत्व है। अब एक इंटरेस्टिंग है आपके लिए, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नेम of the genus. Smallest name is Aa. Aa is a genus of plant of the family Orchidaceae. Species in this genus can be found growing terrestrially in cold habitats near the snow line in the Andes and also in Costa Rica. They are usually found close to small streams. यानी कि छोटा सा बॉटनिकल नेम। और जो बड़ा बॉटनिकल नेम है वो भी ऑर्किडेसी से है, ब्रासोसोफ्रोलेलियोकेटिल्या। 26 इसमें लेटर हैं, कैरेक्टर हैं, तो इसको भी आप अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा। स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नेम। अब हम आ गए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप जब भी ICBN पढ़ते हैं, जब भी रूल्स पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक सबसे पहले आता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की वर्ड आपने सुना है, हायरार्की बोलते हैं। और एक दूसरा नाम रैंक या रैंक ऑफ टैक्सा, नेम ऑफ टैक्सा, यानी कि ये 3-4 टॉपिक हैं, हम लोग BSc तक अलग अलग हेडिंग से पढ़ते हैं। और जब मैंने इनको एनालिसिस किया
जब मैंने कंपाइलेशन किया तो पता चला कि ये तीनों चारों वर्ड एक ही हैं, सेम हैं। और सेम करके पढ़ेंगे तो अगर इसका फ़ायदा होगा कि एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको हम अलग अलग जगह पर काम में ले सकेंगे। तो आप ICBN पढ़ोगे तो ये चीज़ आती है रैंक ऑफ टैक्सा के नाम से। अगर आप सिंपल रूल्स पढ़ोगे नोमेनक्लेचर के एक सिंपल से किसी बुक में, तो आपको ये मिलेगा नेम ऑफ टैक्सा के नाम से। और आप कॉम्पिटिटिव बुक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ ये वर्ड मिलता है हायरार्की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं। चीज़ों को क्या है ये यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa। इसको मैं मारवाड़ी में बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं कि हर किसी के घर में जो घर के जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं, जिसको हम कहते हैं दादाजी, या दादाजी नहीं है तो दादी हैं, जो सबसे बड़े मुखिया वो हैं। अब वो भले ही उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, वो सबसे बड़े हैं। उसके बाद सीनियरिटी में कौन आता है, वो फादर या मदर वो आते हैं। उसके बाद में हो सकता है चाचा हों। ये एक घर की एक जो सीनियरिटी जो है, हमारे घर की सीनियरिटी है। मैं घर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि सबका काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, बट सारे किसी न किसी एक रूल्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर दादा ने जो कहा है तो वो पूरे घर पे इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि दादा जो कहेंगे वो पूरे घर के मद्देनज़र कही जाएगी वो बात। ठीक है, तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा तो आपके समझ आएगा। अब इसमें आगे चलें तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस्ड टैक्सोनोमिक हायरार्की कैटेगरी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं सदी में ये चीज़ आ गई थी। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड ग्लोबली टिल डेट। यानी कि आज भी इस रूल को फॉलो किया जाता है, इवन ये जूलॉजी में भी फॉलो होता है। टैक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े टैक्सोन से छोटे टैक्सोन की तरफ जाओ, आप छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकते हैं। ये बात अलग है कि हम बड़े टैक्सोन से छोटे टैक्सोन की ही बात करते हैं हमेशा, क्योंकि सोसाइटी में हमारा यही कंसेप्ट है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर एकेडमिक में भी लागू करते हैं। अब देखो अगली लाइन, किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक इन द हायरार्की। याद रखिएगा, स्पीसीज इज द लोवेस्ट, यानी कि स्पीसीज एक बेसिक लेवल है, जो सबसे छोटी इकाई हम इसको कहते हैं, और सबसे बड़ी है हमारा किंगडम होता है। लेट अस हैव ए डिटेल्ड लुक एंड टैक्सो हायरार्की इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल चलते हैं और हम देखते हैं कि जो टैक्सोनोमिक जो वर्ड जो है वो आया मीनिंग अरेंजमेंट और डिवीज़न और ग्रुप, और यानी कि हम कोई टैक्सा बनाते हैं, वहाँ से टैक्सोनॉमी आया। ए टैक्सोन इज रेफर्ड टू एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज ए यूनिट। यानी कि जब टैक्सोन बनता है वो स्पीसीज से ही बनेगा। स्पीसीज और स्पीसीज मिलकर के बनाती हैं, जीनस जीनस मिलकर के बनाते हैं, फैमिली इसी तरह से बनेगा, इसलिए मैं यहाँ इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। The taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species, vice versa. Each of this level of the hierarchy is called taxonomic category or taxonomic rank. और इस सिस्टम के अंदर देखिए क्या कह रहे हैं, इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम इज ऑलवेज रैंक द हाईएस्ट फॉलोड बाय डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। और ये चीज़ें नई नहीं हैं आपके लिए, आप जानते भी हैं, पहले आपने इसको पढ़ा भी है। टैक्सोनोमिक हायरार्की को हम कैटेगरीज भी कहते हैं, टैक्सोनोमिक कैटेगरीज भी इसको कहते हैं, और कई बार इसको टैक्सोनोमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी पूछा जाता है। टैक्सोनोमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी पूछा जाता है। इसके बाद अब जब ये मैंने कह रहा हूँ कि जो बड़ी रैंक और छोटी रैंक, स्पीसीज़ को मैंने कहा सबसे छोटी, और जो डिवीज़न और उससे ऊपर किंगडम को मैं कह रहा हूँ बड़ी।
तो इसकी बात कहाँ शुरू होती है? इन हिज लैंडमार्क पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरी जो बुक थी कार्ल लिनियस की, उन्होंने यूज रैंकिंग स्केल लिमिटेड टू किंगडम, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी में ये जो टैक्सॉन यूज किए गए, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वन रैंक बिलो स्पीसीज। और इस वक्त आज के दिन हम लोग 7 मेन टैक्सोनॉमी के रैंक को कंसीडर करते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न। अगर आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो फाइलम बोलेंगे, बॉटनी में डिवीज़न बोलेंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये 7 मेन टैक्सोनॉमी के रैंक हमारे सामने हैं। और रिसेंटली जो नए सिस्टम में इसकी जगह वर्ड डोमेन भी काम में आता है, जो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हमारे बॉटनी में जो किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3.1 ऑफ द ICBN, जो ICBN का जो आर्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सॉन है जो अभी मैंने बताए। और यहाँ पे आर्टिकल 4.1 ये कहता है सेकेंडरी रैंक ऑफ टैक्सा भी है, यानी कि 2 तरह के टैक्सान हो गए, एक तो हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन से हैं? ट्राइब, सेक्शन, सीरीज, वैरायटी, फॉर्मा, ये सेकेंडरी हैं। यहाँ स्पेशल पेपर के बच्चे ध्यान दें, जो टैक्सोनॉमिक इंस्टीट्यूट में जब आप जाओगे तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और देयर इज एन इंटरमीडिएट नंबर ऑफ रैंक, द ICN एक्सप्लिसिट मेंशन प्राइमरी रैंक एंड सेकेंडरी रैंक। और फर्दर रैंक में सबसे पहले आ गई, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सबसे पहला किंगडम, डिवीज़न। यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर में जो मैंने बोल्ड किया है, दे आर द प्राइमरी, और जिनको मैंने बोल्ड नहीं किया है, दे आर द सेकेंडरी। अब अगला जो चीज़ आती है, अब यहाँ पे जो मेरे टॉपिक से क्या रिलेशन था, वो ये था कि अगर रैंक ऑफ टैक्सान में जब रैंक बदलती है तब भी ये जो सही नाम कौन सा है उस पर इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है मतलब वो रिटेन हो सकती है या वो रिटेन ना भी हो। दूसरा कि इफ़ेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन है, इससे भी नेम रिजेक्ट होते हैं और नेम एक्सेप्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। और अलग अलग बुक्स में बहुत सारे चीज़ें हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपका कन्फ्यूजन सॉल्व होगा। इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इट मीन्स दैट ए सेट ऑफ रूल्स विच रेगुलेट हाउ नेम्स ऑफ टैक्सा हैव टू पब्लिश टू रिकॉग्नाइज द साइंटिफिक कम्युनिटी। ए टैक्सॉन इज नॉट इफेक्टिव वेदर इट वाज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल, यानी कि इफेक्टिव कब होगा? इट टैक्सॉन नेम इज नॉट इफेक्टिव वेदर इट वाज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल, मीन्स प्रिंटेड मैटर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए जनरल पब्लिक और बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन विद लाइब्रेरीज एक्सेसिबल टू बॉटनिस्ट जनरली। तो ये इफ़ेक्टिव की बात हो रही है, यानी कि अगर आपके पास मैटर है, आपने उसको टाइप करवा लिया है, यानी कि आपके पास प्रिंटेड मैटर हो, तो वो इफ़ेक्टिव कहलाएगा, जो आम जनता तक पहुंच रहा हो। फिर दूसरा कि इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या? ए सेट ऑफ रूल्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दैट रेगुलेट हाउ नेम्स ऑफ टैक्सा हैव टू बी पब्लिश टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। सिंपल, ए टैक्सॉन नेम इज नॉट इफेक्टिव इफ़ इट वॉज नॉट पब्लिश इन ए साइंटिफिक जर्नल। यानी कि ऐसे समझो कि आपने कोई रिसर्च किया, बॉटनिकल नेम आपने तैयार किया, आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, बड़ी बड़ी मैगजीन में दे दिया, बट आप जो साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि साइंटिफिक जर्नल जो हैं वहाँ पे अगर आपने पब्लिश नहीं किया तो आपका इफ़ेक्टिव कहलाएगा। मीन्स अगर नहीं देते हो तो आपका इफ़ेक्टिव ही नहीं होगा। यानी कि इफेक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि वो साइंटिफिक कम्युनिटी में जाए। द डेट ऑफ इफेक्टिव पब्लिकेशन इज द डेट ऑन विच द प्रिंटेड मैटर बिकेम अवेलेबल। यानी कि आपने आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया, तब ये आपका इफेक्टिव हुआ। और इफेक्टिव पब्लिकेशन को ICBN एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आपका नाम इफेक्टिवली पब्लिश हो गया और वैलिडली नहीं किया तो ये रिजेक्ट ही माना जाएगा। अब हम वैलिड पब्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। वैलिड पब्लिकेशन
name means in the sense of botanical nomenclature it fulfill all the requirement of ICBN, यानी कि ICBN की जो रिक्वायरमेंट्स बनी हुई हैं वो फुलफिल करता हो। और रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए, those names were published earlier to 1st January 1935 are considered as valid even if the description or diagnosis were not in Latin, यानी कि 1 जनवरी 1935 के पहले के जो भी नाम पब्लिश हो गए, जो भी नाम रख दिए गए, भले ही वो लैटिन में नहीं हो, भले उनका लैटिन डायग्नोसिस नहीं किया गया हो, भले उनको डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया गया हो, वो वैलिड माने गए हैं, वो वैलिड माने गए हैं। अगला रूल क्या है कि गिव ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ रैंक, यानी कि आपका नाम की रैंक क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, सब स्पीसीज है, रैंक इज मस्ट। डेजिग्नेटेड ए टाइप एंड इट्स लोकेशन, यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है टाइप कंसेप्ट, यानी कि आपका टाइप कौन सा है और इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि इसकी डिटेल कहाँ से ली गई है। और तीसरा कि पब्लिश्ड इन ए साइंटिफिक जर्नल, एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ है तो ये वैलिड होगा। फॉलो द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट कोड, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट कोड है उसको भी आपको रूल चेक कर लेना है कि कहीं कोई रूल चेंज तो नहीं हो गया है। वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ न्यू टैक्सॉन इज नेसेसरी टू हैव इट इफेक्टिवली पब्लिश्ड टू हैव ए करेक्ट form and to be accompanied by description or diagnosis or a reference to previously published description, यानी कि इस वैलिड की ये भी शर्त रखी गई कि जो नाम इफेक्टिवली पब्लिश हुआ है उसको भी आपको इसमें शामिल करना है। यानी कि जब आप वैलिड पब्लिश कर रहे हैं वैलिडली, तो आपके इस जेनेरा, इस टैक्सॉन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके इस लिटरेचर में शामिल नहीं है। तो अगर आपका वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ है तो भी नाम में चेंज हो जाएगा। अब एक और ये जो रूल मैं ले रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये हर एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम्पल कहाँ से लाएं, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल मैंने दिए हैं जो स्पेशल पेपर तक के बच्चों के काम आ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बहुत सिंपल सा कहता है कि नाम वो सही होगा जो सबसे पहले रखा गया या जो सबसे पहले पब्लिश हो गया। इसको कहते हैं ओनली लेजिटिमेट नेम शुड बी रिटेन्ड वाइल द इलिजिटिमेट नेम शुड बी रिजेक्टेड, यानी कि जो लीगल है, लीगल मतलब जो ICBN के अकॉर्डिंग है। अब लीगलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, ईच फैमिली और टैक्सॉन ऑफ लोअर रैंक, ईच फैमिली यानी कि फैमिली या और टैक्सॉन ऑफ लोअर रैंक यानी कि फैमिली के नीचे विद ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक कैन बी ओनली वन करेक्ट नेम, एक ही करेक्ट नेम होगा, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है फॉर एनी टैक्सॉन फ्रॉम फैमिली टू जीनस द करेक्ट नेम इज द अर्लीस्ट लेजिटिमेट वन वैलिडली पब्लिश विद द सेम रैंक, यानी कि उसी रैंक में वैलिडली पब्लिश होना जरूरी है। A name of a taxon has no status under this code unless it's validly published, अगर आपने वैलिडली पब्लिश नहीं किया है तो इसका कोई स्टेटस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये जो पहला एग्जाम्पल है ये जीनस का है। एक प्लांट है पोलीगेला एल, 1753 में इसका पोलीगेला रखा गया। 1768 में नेक साइंटिस्ट ने इसका नाम देखिए क्या रखा, पोलीगेला, स्पेलिंग बदल गई है, POLIGALA हो गई। फिर 1770 के अंदर पोलीगेलोइडिस इसका नाम हो गया, एगोस्टी नाम के साइंटिस्ट हैं। अब बताइए एक ही प्लांट है यानी कि एक ही जेनर है, उसके 3 नाम आए, पहला 1753 में, दूसरा 1768 में, तीसरा 1770 में, तो सही कौन सा होगा? रूल क्या कहता है? जो सबसे पहले पब्लिश हुआ, यानी कि 1753 का सही होगा पोलीगेला एल। अब दूसरा स्पीशीज़ का एग्जाम्पल आपके सामने है, निम्फिया नाओचली 1768, निम्फिया मेलाबारिका पोयर 1798, निम्फिया प्यूबिसेंस विल्डिनो 1799, निम्फिया एक्योटिलोबा DC 1824, निम्फिया टॉरस हुक एफ 1872। देखिए सबसे पहले दिया गया वो करेक्ट नेम है,
राइट, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है, जो सबसे पहले दिया गया वही नाम सही होगा। इधर देखिए ये 3 एग्जाम्पल और हैं, इसको मैं रीड नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। अब देखिए एंड में आइए आप, और एंड में ये बात कही है कि जो नाम करेक्ट है वो नाम तो हो गया एक्सेप्टेड नेम, करेक्ट नेम, बाकी जो नेम है वो क्या बन गए, बाकी नेम बन गए सिनोनिम्स। बाकी नेम क्या बन गए, सिनोनिम्स बन गए। ठीक है, अब देखिए कि लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कब कब चैलेंज होता है। पहला, नेम शुड बी वैलिडली पब्लिश। अगर कोई नाम वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ है और वो पहले रखा गया है तो वो चैलेंज हो जाएगा, तो तब वो सही होगा जो वैलिडली पब्लिश हुआ, भले ही वो बाद में हुआ हो। नंबर 2, शुड बी पब्लिश्ड 1/5/1753, यानी कि जो सिस्टम ऑफ नेचुरी का जो कंसेप्ट है वहीं से आएगा। टोटोनिम आर नॉट एक्सेप्टेड इन नेमिंग ऑफ द प्लांट, टोटोनिम एक्सेप्टेड नहीं है, आगे बात करूँगा टोटोनिम की। और कंजर्व नेम में बी अवॉइडेड, जो कंजर्व नेम है उसको आप अवॉइड कर सकते हो और करना चाहिए। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल अप टू फैमिली ओनली, ये फैमिली तक ही ये रूल लागू होते हैं। फिर ये कुछ स्टार्टिंग डेट दी गई हैं और इस डेट से के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी चैलेंज हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आ गया है कि रिजेक्शन ऑफ नेम, ये भी एक आईसीबीएन का रूल है। और नेम कब रिजेक्ट हो, अगर 1 वर्ड में आंसर दें तो व्हेन इट इज़ इलेजिटिमेट, तब होगा। इलेजिटिमेट नेम और एपिथेट मस्ट नॉट बी रिजेक्टेड मेयरली बिकॉज इट इज़ इनएप्रोप्रिएट और डिसएग्रीएबल, और बिकॉज अनदर इज प्रेफरेबल और बेटर नोन, और बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट ओरिजिनल मीनिंग। अगर किसी नाम का ओरिजिनल मीनिंग ही लॉस्ट हो जाए, यानी कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा। ए नेम मस्ट बी रिजेक्टेड इफ़ इट वॉज नॉमेनक्लेचर सुपरफ्लस व्हेन पब्लिश, यानी कि जब पब्लिश किया तो उसका सुपरफ्लस यानी कि फालतू का मीनिंग निकल रहा है, यानी कि कोई सॉलिड मीनिंग नहीं आ रहा, तब रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ए नेम और एपिथेट रिजेक्टेड इज रिप्लेस्ड बाय द ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नेम और इन ए combination by the oldest available epithet in the rank concerned। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रिजेक्टेड नेम के, ध्यान से देखिए। टोटोनिम बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान दें जिनको आगे कंपटीशन में जाना है। ए टोटोनिम इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीशीज इन विच बोथ पार्ट ऑफ द नेम हैव द सेम स्पेलिंग, यानी कि दोनों के नाम, जीनस और स्पीशीज दोनों का सेम नाम है। जैसे देखिए मेलस मेलस, लैरिक्स लैरिक्स, लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम, यानी कि यहाँ पे लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम को भी अवॉइड किया गया है बॉटनी में। सिनोनिम किसको कहते हैं, देखिए करेक्टेड इन पास्ट, यानी कि नेम वाज करेक्ट इन पास्ट, यानी कि पहले किसी सिचुएशन में करेक्ट थे बट अभी रिजेक्टेड हो गए हैं तो उनको सिनोनिम कहते हैं। ठीक है, और ये बस आपको कंसेप्ट ही काफ़ी है। और ये एग्जाम्पल दिया है, स्पेशल पेपर वाले से एग्जाम्पल को पढ़ लें, कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें कमेंट बॉक्स में। आगे चलें। ये होमोनिम और लेटर होमोनिम दो बार बार पूछे जाते हैं। होमोनिम इज ए नेम for a taxon that is identical in spelling to another such name that belong to a different taxon, यानी कि एक नाम ऐसा हो गया जो दूसरे के टैक्सोन के नाम से मैच कर जाता है। ऐसे समझो कि किसी के घर में जो बहू आई उसका नाम उसकी सास का हो गया, जबकि बहू अलग घर से आई है और सास जो है उस घर में है। बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे, यानी कि दूसरे टैक्सोन नाम से मैच कर जाए उसको बोलते हैं होमोनिम। ए होमोनिम इज ए नेम फॉर टैक्सोन दैट इज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग टू अनदर सच नेम दैट बिलोंग टू ए डिफरेंट टैक्सा। होमोनिम इज ए नेम फॉर ए टैक्सोन दैट इज आइडेंटिकल इन स्पेलिंग टू अनदर सच नेम दैट बिलोंग टू ए डिफरेंट टैक्सा। वन साइंटिफिक नेम इज यूज्ड फॉर 2 और मोर टैक्सोन, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग को भी हम कहते हैं। लेटर होमोनिम ये दोनों एक्सेप्टेड नहीं है। लेटर होमोनिम टैक्सोनॉमिक नेम विद द सेम स्पेलिंग एज अनदर नेम बट पब्लिश लेटर,
वो बाद में पब्लिश हुए हैं। सेम सिचुएशन सेम है, यानी कि बाद में वो होमोनिम लेटर होमोनिम हो गए। इफ़ ए नेम विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन गिवन टू अनदर टेक्सा वंस अगेन देन द लेटर होमोनिम इज रिजेक्टेड, यानी कि पहले वाले का नाम रिजेक्ट हो गया तब वो दूसरे को दिया गया है। जैसे यूट्रिकुलेरिया कैरुलिया लिन एंड यूट्रिकुलेरिया कैरुलिया ईगला, तो जब पहले रिजेक्ट हो गया तब बाद में उसको दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, होमोनिम में लेटर होमोनिम को। फिर दूसरा है टाइपोनिम और मेटानिम। टाइपोनिम ए टैक्सोनॉमिक नेम बेस्ड ऑन एन इंडिकेशन ऑफ ए टाइप स्पेसिमेंस और टाइप स्पीसीज रादर देन ऑन ए डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस। ए रिजेक्टेड isogenotypic name, a name is rejected if there is an older valid name based on same type, यानी कि आपने जो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को एक ही रख दिया तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मेटानिम, ए जेनेरिक नेम रिजेक्टेड बिकॉज बेस्ड ऑन ए टाइप स्पीशीज कौन जेनेरिक विद द टाइप ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड जेनेरा, यानी कि पहले वाले से मैच कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँ। आईसीबीएन एक बात कहता है, आईसीबीएन कहता है कि नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए कि किसी से मैच कर रहा हो, तो ये ध्यान रखना होता है। अनएम्बिग्यूअस, यानी कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे शब्द बने हुए हैं। अब दो नाम और आपके सामने आते हैं, नोमिना कंजरवेंडा और नोमिना रेजिसेंडा। कंजरवेंडा का मतलब है जो नाम कंजरो कर दिए गए हों। एक कंजरो नेम और नॉमन कंजरवेंडम, नोमिना कंजरवेंडा इज ए साइंटिफिक नेम दैट हैज स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर प्रोटेक्शन, यानी कि कुछ नामों को रिजर्व कर दिया गया। दैट इज द नेम इज रिटेन इवन दो इट वोलेट वन और मोर रूल्स विच वुड अदरवाइज प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग लेजिटिमेट, यानी कि वो रूल में नहीं आ रहे फिर भी कर दिया गया। उनको एब्रीविएशन बोलते हैं नोमिना कंजरवेंडा, NOM.CONS। Nomina registranda under the botanical code names may also be suppressed, nomen registranda, यानी कि सप्रेस कर दिया तो उनको हटा दिया जाता है। और रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर कंजर्व नेम, यानी कि किसी एक नाम को बचाने के लिए किसी एक नाम को रिजेक्ट कर देना, दैट इज द नोमिना रेजिसेंडा। एब्रीविएशन है NOM.REJ। अब दो और शब्द हैं, नोमन डूबियम और नोमन एम्बिगुअम। इन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर द फ्रेज नोमन डूबियम हैज़ नो स्टेटस, यानी कि नोमन डूबियम का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई एग्जामिनर पूछता है तो वो आपके इसी चीज़ को जानने के लिए पूछेगा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऑल्दो इट इज़ इनफॉर्मली यूज्ड फॉर नेम्स वोज एप्लीकेशंस हैज़ बिकम कन्फ्यूजिंग। इन दिस रिगार्ड इट्स सिनोनिम नोमन एम्बिगुअम इज ऑफ द मोर फ्रीक्वेंट यूज, सच नेम्स में बी प्रपोज फॉर रिजेक्शन, यानी कि जो एम्बिग्यूटी करते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आ रहा है स्पीसीज इनक्वारिएंडा। स्पीसीज इनक्वारिएंडा, ए स्पीसीज इनक्वारिएंडा इज ए स्पीसीज ऑफ डाउटफुल आइडेंटिटी रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोई स्पीसीज है जिसका नाम तो रख दिया तो उसमें भी कुछ डाउट है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उनको हम स्पीसीज इनक्वारिएंडा में रखते हैं। द यूज ऑफ द टर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज बायोलॉजिकल लिटरेचर डेट बैक टू एट लीस्ट द अर्ली 19th सेंचुरी से आई है ये। फिर द टर्म टैक्सॉन इनक्वारिएंडम इज ए ब्रॉडर इन मीनिंग एंड रेफर टू एन इनकम्प्लीटली डिफाइंड टैक्सॉन of which the taxonomic validity is uncertain or disputed by different experts, or it's impossible to identify the taxon. Further characterization is required, यानी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए इसका नाम इनक्वायरेंडा रखा गया है। नॉमन न्यूडम, नॉमन न्यूडम का मतलब है कि कोई जो उसका डेकोरेशन होना है, जो उसकी जो एक सिक्योरिटी होनी है, जो एक उसकी एक आभा जो बननी है वो नहीं बन रही है। नोमन न्यूडम इज ए डेजिग्नेशन विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक ए साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड मे हैव ओरिजिनली बीन इंटेंडेड टू बी ए साइंटिफिक नेम बट fails to be one because it has not been published with an adequate description। इसलिए बार बार कहा जाता है कि description is very important। अगर आपने describe नहीं किया है प्लांट को और फिर आपने किया है तो that will considered as nomen nudum। This makes it a bare or naked name, one which cannot be accepted as it stands। A largely equivalent but much less frequently used term nomen
टेंटम नेम ओनली, खाली नाम रख दिया है, ये भी नॉमन टेंटम। दिस इज़ नॉट वैलिडली पब्लिश, तो भी नॉमन इसमें आ जाएगा न्यूडम में। A designation of a new taxon published without a description or diagnosis or reference to a description or diagnosis is considered as nomen nudum। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो सही लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की हेल्प कर सकता है तो शेयर कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।